everybody and welcome to WS Cube Tech. किसी भी लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रादर, पढ़ने से पहले हमारे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं या एक थॉट आता है कि हम ये पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्यों पढ़ रहे हैं या एक कंप्यूटर लैंग्वेज की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है। अब वो मीडियम ऑफ लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली जब मैं सिस्टम से बात करना चाहती हूँ या मैं सिस्टम के साथ कुछ काम करना चाहती हूँ तो डेफिनेटली मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और जब हम सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो यानी हमें कोई लैंग्वेज चाहिएगी। अब सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर जब करंट पास होता है तब वो उसको एज 1 समझता है और जब करंट पास नहीं होता तो वो उसको 0 समझता है। यानी हमारी जो मशीन है वो सिर्फ 2 ही वर्ड समझती है, 0 और 1, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो क्या मैं मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस को बार बार 0-1 के फॉर्म में याद रखूंगी और मेरे सिस्टम से एग्जीक्यूट कराऊंगी? तो टू एन एक्सटेंट वो एक लिमिटेड होता है। यानी आप कुछ इंस्ट्रक्शंस याद रख सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द एंटायर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और कितने सारे इंस्ट्रक्शंस हम ऐसे याद रखेंगे? तो वहां पे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो हम जो जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और जो हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे जावा की। जावा एक बहुत ही डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है देखते हैं। इफ आई टॉक अबाउट जावा, जावा कैसी लैंग्वेज है, तो एक फर्स्ट थिंग जब कहीं पे भी आप पढ़ोगे या आप कहीं सुनोगे भी तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, प्लस इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दो लैंग्वेज के टर्म्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म की बात करती हूँ यानी समथिंग विच इज रिवॉल्विंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है? तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज कहलाएगी जो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगी। लेट्स टॉक अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। एक कार की बात करते हैं तो कार एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आती है। अ कार हैज 4 टायर्स, आपको पता चलता है उसके कलर कॉम्बिनेशन, उसका सीसी, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में एक बार आती। लेट्स टॉक अबाउट अ बर्ड। तो बर्ड होती, तो बर्ड के साथ भी आपके साथ जैसे ही बर्ड दिमाग में आता है तो एक अलग ही कैटेगराइजेशन आपके माइंड में आ जाता है कि ओके व्हाट अबाउट दी कलर ऑफ द बर्ड, उसकी बीक कैसी, उसकी आईज कैसी है, वो कैसे उड़ती है, व्हाट ऑल थिंग्स। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं और उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस कहलाते हैं। यानी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारी जो प्रोग्रामिंग होगी वो ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगी, जिसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को माइंड में रख के अपने प्रोग्राम को बना रहे हैं रादर देन हम हमारे कंस्ट्रक्ट्स ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये एक अप्रोच जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट अप्रोच कहलाती है। प्लस इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? सी, मशीन की जब हम बात करते हैं तो मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शंस हम 0-1 में देते हैं। तो 0-1 के अंदर इंस्ट्रक्शंस याद रखना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम कई बार लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हमारे पास बीच में एक और कैटेगरी आती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी जो मशीन के थोड़ी नियर होगी, यानी मशीन के क्लोज होगी। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो ह्यूमन बींग्स के क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि इसको याद रखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट होंगे या जितने भी फॉर्मेशन होंगे वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं, जो आप इजीली समझ भी सकते हैं और उसको इजीली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेज थी ये 1995 में रिलीज हुई थी, यानी अराउंड 27 ईयर्स अभी तक अगर हम देखें तो 27 ईयर्स ये अभी भी मार्केट को रूल कर रही है। एंड इट इज बीन बेसिकली डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। अब ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी, ये विंडोज पे भी मिल जाएगी, मैक पे भी मिल जाएगी और यूनिक्स के भी वेरियस वर्जन पे मिल जाती है। अगर हम इसकी करंट सिचुएशन की बात करते हैं कि अभी भी 3 बिलियन डिवाइस इस पर्टिकुलर मशीन या इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? आपके मोबाइल एप्लीकेशंस, जो आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली, देन आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं, आपकी कई वेब एप्लीकेशंस भी इसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है, आपके सर्वर्स एप्लीकेशंस, गेम्स, इवन डेटाबेस कनेक्शन, और अब तो बिग डेटा और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। यानी इसकी जो यूजेबिलिटी है या जो इसका स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है और इसको समझना भी बहुत इजी रहता है। अगर मैं इसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की बात करती हूँ तो हमारे जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वहां पे भी इसका यूसेज बहुत ज्यादा होता है। आपके डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस होते हैं, इवन आपकी जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती है, आपकी साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती है, वहां पे भी हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो यानी इसका स्कोप और इसका यूसेज मार्केट में अभी भी उतना ही सस्टेन करता है जितना जब ये लॉन्च हुई थी। अगर मैं इसकी पे स्केल की बात करती हूँ, अब आपके माइंड में आता है कि मैं जावा क्यों पढूं, क्या मेरा इसका पैकेज होगा और मैं इस पे कितना अर्न कर सकती हूँ। तो एक फ्रेशर की अगर बात करते हैं जावा डेवलपर की, तो उसकी सैलरी अराउंड 2 to 3 lakhs पर एनम वेरी करेगी। ये आपके
इनिशियल यानी फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे यू कैन अर्न इट टू अ न्यू हाइट। एज यू कैन सी ऑल्सो, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये जो सैलरी ये इंक्रीज ही करेगी एंड इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो इट विल टेक अ लीप। वाई? क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ही एक सिंपल है और इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत सिंपल रहता है। अगर मैं इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करती हूँ तो ये इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इजीली रन कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है और सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड होती है। इट्स एन ओपन सोर्स एंड फ्री ऑल्सो, सिक्योर है, फास्ट है और काफी पावरफुल भी है। It's an object-oriented language which gives clear structure to programs and allow code to be reused. See, any programming language के साथ बहुत सारे constructs available होते हैं, उसको आप reuse कर सकते हो, उसको reutilize कर सकते हो, उसके code को आप use कर सकते हैं। Inheritance इसका बहुत important feature रहता है। यानी अगर मैं इसके object के features की बात करती हूँ language की, तो सबसे पहला important features होता है हमारा object-oriented, जिसको हमने बोला कि ये language जो एक object-oriented language है, that means आप किसी particular object के around एक बात करेंगे और उसके ऊपर ही काम करेंगे। Then it's a simple, it's an easy to learn language, it's a platform independent, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं रहती। इट्स एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, सिक्योर है, पोर्टेबल है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, हाई परफॉर्मेंस है, मल्टीथ्रेड। देयर आर एन नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को समझना, अगर आप इसकी मार्केट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आज भी हमारे मार्केट में 44% ऑफ हायरिंग होती तो वो जावा डेवलपर्स की होती। नॉट ओनली दिस, जावा डेवलपर्स के पास बहुत सारे स्कोप रहते हैं। अगर आप इसके टर्म्स में बात करें या इसकी यूजेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये काफ़ी सिक्योर है। इसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये आपको काफ़ी सिक्योर मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, तो आप काफ़ी कुछ इंडिपेंडेंट के तौर पे कर सकते हैं। दैट मीन्स द लैंग्वेज गिव्स यू एन एक्सेसिबिलिटी, आप उसको वेराइटी में यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है। इसका स्टैंडर्ड एडिशन अवेलेबल है, एंटरप्राइज एडिशन अवेलेबल है और माइक्रो एडिशन भी अवेलेबल है। जावा जो एक लैंग्वेज है ये आपको बहुत एक्सेस में जाएगी कि आप इसके साथ साथ जो कंसेप्ट होते हैं, यानी जब हम जावा को यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट हम साथ में पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास को पढ़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, देन इसके जो एडवांस कंसेप्ट होते हैं वो भी सारे आपके लाइनअप रहते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बट देन उनको समझना एक बहुत इजी वे में होता है, क्योंकि एक हाई लेवल लैंग्वेज को समझना एक बहुत इजी टास्क होता है। प्लस आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को करते हो तो आप उसको स्विच कर सकते हो। दैट मीन्स किसी दूसरी लैंग्वेज पे अगर आपको स्विच करना है देन इट्स एन ईजी टास्क। जावा के थ्रू आप इजीली उसको स्विच कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इट्स एन ईजी वन, बट टू इम्प्लीमेंट दैट लैंग्वेज इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। यानी आप किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप उसको नहीं समझ पाएंगे। जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है एंड इट विल हेल्प यू विद वेराइटी ऑफ योर टास्क। तो अगर आप अपने करियर के इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेना चाहते हैं तो प्लीज स्टे ट्यून एंड वेट यू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, इन द कमिंग लेक्चर्स। बिफोर हम जावा के प्रोग्राम्स पढ़ें और उसको हम एग्जीक्यूट करें और हम उसके सारी फंक्शनैलिटीज़ को समझें और एक बड़ी अच्छे प्रोग्राम्स उस पर काम करें, तो हमारे सिस्टम पे जावा होना ज़रूरी है। तो टू इंस्टॉल द जावा वी हैव टू बेसिक थिंग्स, दैट इज़ JDK एंड योर एडिटर। एक आपको जावा डेवलपमेंट किट चाहिएगा और एक एडिटर चाहिएगा। लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे सिस्टम पे जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख सकते हैं जाके, the first thing that you can write is your Java version. So अगर आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल होगी तो ये आपको बता देगा, क्योंकि हमारे सिस्टम पे नहीं है इसलिए हमको बता रहा है कि इट इज़ नॉट रिकग्नाइज। तो हम इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, आपको जावा इंस्टॉल करनी है। मैं विंडोज 10 कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रही हूँ, तो आप उसके एज पर दैट आप अपना सर्च कर सकते हैं। हम क्रोम पे जाके सबसे पहले हमारा लिखेंगे दैट इज़ जावा डेवलपमेंट किट। जो आपका फर्स्ट लिंक आएगा आप उस पर क्लिक कीजिए, ओरेकल का है। इसके अंदर आपके पास विंडोज़ जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स, इफ़ यू आर यूजिंग मैक, इफ़ यू आर यूजिंग वट एवर सिस्टम यू आर यूजिंग, एज पर दैट विंडोज़ इंस्टॉल कीजिए और आप इस वाले लिंक पे क्लिक कीजिए। एंड यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, ये ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड हो जाएगा वट एवर टाइम इट टेक्स एंड एज पर द स्पीड ऑफ योर सिस्टम। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स रन करने पड़ेंगे। तो आप उस फाइल को डाउनलोड कीजिए, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स डेफिनेटली। सो वंस इट इज़ डन आई विल स्टार्ट इट। सो इट विल आस्क मी सम फॉर द इंस्टॉलेशन स्टेप्स, लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू ओपन।
So it is asking that do you want to allow this app to make changes. We can go with the yes. So it's an installer. It will automatically take you to the next and next steps. You just need to move on to just pushing the next notifications. So it is asking you welcome to the, you can click on next. Then this is the default location for your particular file. That is, you can see it's install Java TM, the development folder it is giving you, that is C program files, that is your Java JDK 8.0, that is the version actually 18.0.1.1. So ये आपका basically version रहता है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे. You can change it. Well, I'll keep it as it is. So it will take some time definitely. Wait for your wizard to complete. It may take some time, it may not take some time, but yes, it will take some time. So wait for the wizard to complete its process. So it's updating. So it do takes time, little bit of time definitely when you're installing something. तो वो थोड़ा सा तो time आपका लेगा. तो and then the major step that you'll be doing is adding in the environment variables. वो सबसे important step होता है आपका. तो वो हमारा next step होगा जब हम इसको environment variables के अंदर add करेंगे. तो जिसको हम बोलते हैं setting up of the path, which is your environment variables. It will be soon completing. Okay. So we are done with the installation. Now when we have completed with the installation, you can see एक आपके पास step आता है कि click next steps to access the tutorials and the API. You can click on the close button. So here you have installed the JDK. Now coming to the next part, that is adding of the environment variables. अब ये environment variables कैसे add करना है, ये एक important step है, ये आप देख लीजिए. See, in your program files there would be a folder which is your Java. You can see. Then you have JDK 18.1 and then ये bin है. यहाँ तक का आप इस path को copy कीजिए, Ctrl C. Then you can go to the environment variables. अब आपको environment variables को add करना है, तब आप कैसे लिखेंगे? So there's a basic step in your search bar. You can just write, okay, edit environment variables. ठीक है? So you can click on that particular thing. So this system properties dialog box open हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. यहाँ पे आपको एक particular setting मिलेगी जिसको हम बोलते हैं environment variables. You can click on that. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो first important step होता है जिसको हम बोलते हैं path variable को हमको add करना है. तो ये रहा आपके system variables में जिसको होता है path. आप इसको edit करेंगे और edit के अंदर हम यहाँ पे एक नया path डालेंगे जो हमने अभी कॉपी किया है, दैट इज़ V. मोस्टली जब भी आप अपना JDK इंस्टॉल करेंगे आपके इसी वर्जन पे आपको ये मिल जाएगा. तो यू कैन क्लिक ऑन ओके. तो ये ऑटोमेटिकली आपके ऐड हो जाएगा. एक और आप होता है जावा होम वेरिएबल भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कि जावा होम वेरिएबल, कुछ एप्लीकेशंस होती वहाँ पे आपका जावा होम वेरिएबल रिक्वायर होता है. तो अगर उसको आपको डालना है तो हम क्या करेंगे, तो जो ये आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वाला ही विंडो है उसके अंदर आपके पास एक होता है सिस्टम वेरिएबल्स, जहाँ पे आपके पास होगा एक आप सिस्टम वेरिएबल्स है हमारे पास, उसमें आप क्लिक करेंगे न्यू. तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल का नाम ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं जावा होम. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल में जावा अंडरस्कोर. दिस इज रिक्वायर्ड इन सम ऑफ द एप्लीकेशंस. कुछ एप्लीकेशंस होगी जहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे और यहाँ पे आपका जो लोकेशन होगा वो भी सेम होगा, बट यहाँ पे हमारे पास बिन नहीं होगा. तो मैं इस बिन को रिमूव करूँगी एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओके. देन यू कैन क्लिक ऑन ओके. सो ये हो जाएगा आपका ओके. अब हम हमारे वापस कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार क्लोज कर देते हैं एंड टेस्ट करते हैं. सी इट इज़ बीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम. तो ये एक छोटा सा आपके इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स रहेंगे जो आपको फॉलो करने हैं. JDK आप MSI इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लीजिए. आप यहाँ से अपने वेबसाइट में आप इजीली जाके यहाँ पे आपका जो भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है एज़ पर योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं. विंडोज़ था मेरा तो मैंने विंडोज़ के अकॉर्डिंग इंस्टॉल किया. एंड देन वंस व्हेन यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन
उसके बाद आप विजर्ट के थ्रू स्टेप्स, डायलॉग बॉक्स जो भी आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आप सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेजर कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो करना होता है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। वो बेसिकली इसलिए काम में आता है कि आप जावा के प्रोग्राम्स को फ्रॉम एनीवेयर थ्रू आउट द सिस्टम आप कहीं से भी रन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके सिस्टम में कोई प्रोग्राम आपने किसी दूसरी ड्राइव या किसी फोल्डर में सेव किया और वहां से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये सिस्टम वेरिएबल्स का जो हमने अभी पाथ सेट किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होल्ड करके रखता है। रेस्ट इज ऑल इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप नोटपैड यूज़ करना चाहते हैं, आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कमांड से ही उसको रन करना सीखेंगे, सो दैट जो बेसिक प्रोग्रामिंग है कैसे होती वो सीखना ज़रूरी है। जो कंसेप्ट होता है वो हमें आना चाहिए। आइडियली जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे आपके पास एक्लिप्स अवेलेबल है, आपके पास नेटबीन्स भी अवेलेबल है। एक्लिप्स बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, नेटबीन्स भी आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास सिंपल ऑप्शन होता है अवेलेबल रन का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। बट हाँ, राइटिंग द कोड फ्रॉम द स्क्रैच एंड देन रनिंग इट विद दीज पर्टिकुलर कमांड्स, वो थोड़ा सा एक एक्सेसिबिलिटी देता है हमको हमारे प्रोग्राम को इनहांस करने के लिए और प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझने के लिए। सो येस, नाउ वी कैन स्टार्ट ऑन विद द प्रोग्रामिंग। हम हमारे प्रोग्राम को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द फर्स्ट प्रोग्राम। और उस फर्स्ट प्रोग्राम के साथ उससे रिलेटेड जितने भी जो हमारे बेसिक कंसेप्ट रहेंगे कि हम कैसे हमारा एक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे, वो हम सीखेंगे। तो आइए क्विकली एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा जावा अच्छे से इंस्टॉल हो गया और हम हमारे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हम हमारे जेडीके को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ एक सिंपलेस्ट एडिटर यूज़ कर रही हूँ जो कि है मेरा सबलाइम टेक्स्ट। तो मैं क्विकली मेरे सबलाइम टेक्स्ट पे मूव करती हूँ और मैं यहाँ पे मेरी प्रोग्राम लिखना शुरू करती हूँ। तो जो ये प्रोग्राम है, हो सकता है इनिशियल लेक्चर्स में आपको लगेगा कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, लेकिन ईच एंड एवरी लेक्चर में आपको उन सब स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दिया जाएगा। तो हम हमारा बेसिक स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे जावा के अंदर, तो आप लिखेंगे क्लास। क्लास का आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे रही हूँ फर्स्ट के बाद अब आप जब आपने क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, अब इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आप यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग args। मैं यहाँ पे लिखूंगी system.out.hello-world welcome to Java class। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसको सेव एज करेंगे, क्योंकि हमें डेफिनेटली इसको जावा से जो कोई भी फाइल है आपकी, तो हम इसको जावा के नाम से ही स्टोर करेंगे। तो आप यहाँ पे ऑल फाइल्स लिख सकते हैं। मेरी क्लास, मैं इसको नाम भी देख रही हूँ first.java। और जैसे ही आप first.java से सेव करेंगे, ऑटोमेटिक आपके जितने भी कलर कॉम्बिनेशंस और आपको पता चल जाएगा कि ओके माय सिस्टम हैज़ बीन डन। हम क्विकली, अब क्योंकि मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया है, अब हमारे प्रोग्राम को कमांड लाइन से रन करेंगे कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं हमारा कमांड लाइन ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइल का नाम देखना है। आपका फाइल का नाम था फर्स्ट, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जावा सी मीन्स कंपाइल। तो मैं यहाँ पे मेरी पूरा फाइल का नाम लिखूंगी first.java। जैसे ही आप first.java लिखेंगे, ऑटोमेटिक ये आपकी फाइल को कंपाइल करेगा। अगर आपके कोड में कोई भी एरर होगी तो ये आपको यहाँ पे डिनोट कर देगा। क्योंकि हमारा कोड में अभी कोई भी एरर नहीं है तो इसने कुछ भी नहीं बताया। अब हम सिंपल लिखेंगे जावा और आपको आपका फाइल का नाम लिखना है, दैट इज फर्स्ट। तो हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द जावा क्लास। तो ये है आपका एक सिंपलेस्ट सा प्रोग्राम है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी देखना है, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं जब भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये है आपका सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम बनाए और आपने उसको कंपाइल और कैसे रन करते हैं वो देखा है। तो अब यहाँ पे कंपाइलेशन और रन में आपके दो मेजर स्टेप्स होते हैं। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को कंपाइल करना होता है, तब आप जावा सी और उस फाइल का नाम लिखेंगे विद द एक्सटेंशन दैट इज .java। यानी अगर मेरी फाइल का नाम है 1.java, तो आप उसको लिखेंगे जावा सी 1.java। अगर उस फाइल के अंदर कोई भी एरर होगी या कोई भी कंपाइलेशन एरर होगी, वो ऑटोमेटिकली डिनोट हो जाएगा। क्योंकि हमारे कोड में अभी कोई एरर नहीं थी, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। जो हमारा नेक्स्ट टाइम होता है, यानी जब आपको रन करना है अपने प्रोग्राम को, तो आप सिंपल लिखेंगे जावा और उस फाइल का नाम दैट इज फर्स्ट। जैसे आप लिखेंगे, आपका कोड के अंदर जो भी आपने एग्जीक्यूशन के स्टेप्स लिखे होंगे, जो भी आपने प्रोसेस किया होगा, वो सारा का सारा आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा।
सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रन एंड एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. हम हमारे सारे के प्रोग्राम्स ऐसे ही एग्जीक्यूट करेंगे. मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हम इसी के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ये आपको एक्सेसिबिलिटी देता है और ये आपको एक लर्निंग एबिलिटी देता है कि किसी भी प्रोग्राम को किसी भी एनवायरनमेंट में आप इजीली रन कर सकते हैं. कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं. देयर इज नो बाउंडेशन. आप नोटपैड पे भी लिखेंगे तो आप उसको भी वहां पे भी उस पर्टिकुलर फाइल को .java से सेव करके आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो मैं जब अपना प्रोग्राम देखती तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, दैट इज़ माई क्लास विच इज़ फर्स्ट, और उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया था विच इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एज अ पैरामीटर पास किया और मैंने लिखा था system.out.println एंड हेलो वर्ल्ड वेलकम टू दी जावा क्लास. तो ये सारे बेसिक्स कमांड्स हमने लिखे थे. एक छोटा सा कोड है, बहुत ज़्यादा हमने इम्प्लीमेंटेशन डाला भी नहीं है. जब मैंने इसको रन किया था तो हमने इसको कैसे रन किया था एक बार वो देखते हैं. ओके, अब जब आप इस पर्टिकुलर सेट में जाते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा था जावा सी. अब आपकी फाइल का नाम क्या था? हमारी फाइल का नाम था first.java. तो आप लिखोगे FIRST डॉट. जब आप एंटर करेंगे इट विल वेट फॉर सम सेकेंड बिकॉज डेफिनेटली, और फिर आप लिखेंगे जावा एंड द आंसर इज ऑन द स्क्रीन. ये एक हमने सिंपल सा प्रोग्राम जब हमने इंस्टॉलेशन किया था उसके बाद हमने चेक किया था. अब इस प्रोग्राम के जो बेसिक पार्ट्स हैं हम लोग वो देख लेते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट जावा होता है, जो फर्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्लास. तो क्लास इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड इट कंटेन्स ऑल द कोड. जब हम ऊप्स के प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट होता है, जो मेजर कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. सो इनकैप्सुलेशन एक बेसिकली ऐसा पार्ट होता है, इसको आप कैप्सूल के जैसे समझ सकते हैं कि कैप्सूल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में वो अपने फॉर्म में होते हैं एंड दे आर जस्ट कोटेड इनसाइड, राइट. उसको हम अंदर रखते हैं वो. सिमिलरली आप इनकैप्सुलेशन की जब बात करते हैं तो आपके डिफरेंट डेटा मेंबर्स हो गए या कुछ वेरिएबल्स हो गए, और उन वेरिएबल्स को ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है या कोई मेथड परफॉर्म करना है और हम उनको एक साथ रखते हैं, उनको एक कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं, तो हम वहाँ पे क्लास का यूज़ करते हैं. तो क्लास जो होता है इज बेसिकली सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ इनकैप्सुलेशन. इसको हम बहुत इनकैप्सुलेशन के टर्म्स में यूज़ करते हैं, और इसको डिफाइन करने के लिए आपको जो कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है तो वो क्लास होता है. सो this means that this is your class and first is the class name. तो ये आपके क्लास को डिफाइन करती है. Similarly, the next example होता है the keyword public is the access specifier. Now access specifier का मतलब क्या होता है? See, हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है तो डेफिनेटली उसको बाहर कैसे एक्सेस होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ भी इनिशिएशन नहीं किया, आपने कंपाइल किया और कंपाइल करके जब आपने अपने प्रोग्राम को रन किया तो आपका कुछ पोर्शन एक्सेस होता है, कुछ पोर्शन एक्सेस नहीं होता है. आपको स्क्रीन पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है, तो वो स्क्रीन पे क्या होता है और वो जावा आप उसको कैसे एक्सेस करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं जिसको हम विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स भी कहते हैं. तो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं ये हमको क्लास को, उसके जो मेथड्स होंगे, उसके अंदर जितना भी आपने डेटा डिक्लेयर किया है या आपने कुछ भी डिक्लेयर किया है तो आपको उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है. इसके 4 बेसिक टाइप्स होते हैं, या हम इसको 4 कैटेगराइज में लेते हैं. एक होता है पब्लिक. पब्लिक मीन्स एज अ नेम सजेस्ट आप उसको इजीली क्लास के बाहर, आपने क्लास के अंदर कुछ भी पोर्शन डिक्लेयर किया आप उसको इजीली क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं. प्राइवेट कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसको आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज विद इन द क्लास ओनली. प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस अगेन विद इन द क्लास, और जो उसकी इमीडिएट सब क्लासेस होती है उसमें भी हम इसको एक्सटेंड या एक्सेस कर सकते हैं. ना जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आपने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया है, तो वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस कहलाता है, और ये विद इन द पैकेज आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं वेरेवर द क्लास इज डिफाइंड होती है. ये बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स होते हैं. अब ये सारे जो टर्म्स होते हैं इसको हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं वो हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और आप उसको वर्ड बाय वर्ड यूज़ भी करके देखेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका यूजेबिलिटी ऐसे होती है, इसकी यूजेबिलिटी ऐसे होती है. जो हमारा नेक्स्ट लाइन है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और एक बड़ा सा स्टेटमेंट है. नाउ जनरली आप अपने जितने भी प्रोग्राम्स लिखेंगे उसमें ये वाला मेथड हमेशा होगा. आप कितने भी प्रोग्राम बना रहे हैं, आप कितने भी क्लासेस बना रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, दिस इज द मेन मेथड. मेन मेथड मतलब यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. अब इसके आगे आपने 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगाइए. एक होता है पब्लिक, एक होता है स्टैटिक और एक होता है वॉइड. अगर इनका हम एग्जाम्पल समझते हैं या अगर हम इसका स्पेसिफिकेशन समझते हैं तो पब्लिक कीवर्ड अभी हमने बात की कि इट एक्ट्स एज बेसिकली द एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है कि आप इसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं या नहीं. तो डेफिनेटली इसको हमको क्लास के बाहर कॉल करना है, तो इसलिए हमने इसको पब्लिक डिक्लेयर किया है.
जो स्टैटिक कीवर्ड होता है ये बेसिकली आपके देखो, जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास के साथ साथ उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट। जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी आप उसके जितने भी अंदर मेथड्स है और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगेन द लैटर पार्ट, बट इनिशियल कंसेप्ट में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास एक ब्लूप्रिंट कहलाती है। जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी आप उसके जितने भी अंदर फंक्शंस आपने डिक्लेयर किए हैं, जो भी डेटा मेंबर्स आपने डिक्लेयर किया, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, आप उनको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो जब मैं लिख रही हूँ कि एक फंक्शन है मेन, तो वो फंक्शन मेरा ऑब्वियसली क्लास के बाहर एक्सेस होगा। जब वो एक्सेस होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा और आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। तो जब आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी पब्लिक, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जो पब्लिक होता है, वो ही एक ऐसा मोड है जिसमें आप किसी भी चीज़ को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक एक ऐसा मेथड होता है या एक जनरली इट्स अ कीवर्ड, और किसी भी क्लास के अंदर जब हम मेथड्स या कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसको ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि एक मेन मेथड है और मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होना चाहिए, आपका कंपाइलर इसको कॉल करता है, तो इस केस में हम इसको स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो जो स्टैटिक होते हैं वो क्लास के नाम से कॉल होते हैं। जो भी स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको हम हमेशा क्लास के नाम से कॉल करते हैं। द वॉइड जो है वो वॉइड बेसिकली बता रहा है कि इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इट्स द सिंपलेस्ट कीवर्ड। वॉइड का मतलब होता है खाली। तो किसी भी फंक्शन को अगर आप डिक्लेयर करते हो, किसी भी मेथड को अगर आप डिक्लेयर करते हो और अगर आपने उसके आगे वॉइड लिखा है, दैट मीन्स वो खाली है, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आप इसका रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं। और जो हमारे पास एक ये स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट है जिसको हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, STRINGARGS, ये जनरली आपके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में काम आते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अगेन, जब आपको कमांड से कोई आर्ग्यूमेंट देना है, कमांड लाइन से कोई आर्ग्यूमेंट देना है और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसको आप यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट लाइन है वो है system.out.println। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक आप जो भी इसके साथ पैरामीटर्स में पास करेंगे, सिंगल कोट्स में है, डबल कोट्स में है, आप जो भी पैरामीटर के थ्रू इसके अंदर पास करेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग विच इज द टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। टर्मिनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट मीन्स कि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट खत्म हो रहा है और आपके ये ब्लॉक्स खत्म हो रहे हैं। एक चीज़ जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमने बोला था कि जो हमारा मेन मेथड है उसको हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो जो भी स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो जनरली क्लास के नाम से कॉल किए जाते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको ये समझने में कि मैम हमने तो स्टैटिक पढ़ा नहीं, हमने तो मेथड्स नहीं पढ़े, और आप एकदम से बोल रहे हो कि स्टैटिक मेथड्स ये वो। तो जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दिस विल डेफिनेटली बी कवर अप। बट देन स्टिल जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक को आप हमेशा क्लास के नाम से कॉल करोगे। यानी अगर आपके क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन है जो स्टैटिक है तो उसको कॉल करने के लिए आपको उसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसको क्लास के नाम से कॉल करोगे। तो यहाँ पे जब मैं बोलती हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप क्लास बनाते हो और आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हो। तो जब मैं उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करती हूँ तो आपके सारे फंक्शंस कॉल हो जाते हैं। बट यहाँ पे तो हमारा मेन फंक्शन है और हमने तो कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया और फिर भी आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि आपने मेन फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर किया है। और स्टैटिक जो आपका फंक्शन होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं स्टैटिक, उनको हम क्लास के नाम से बुलाते हैं। अब आपने कैसे बुलाया, कैन यू सी दिस? हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपने जावा सी फर्स्ट डॉट जावा बनाया, उसके बाद आपने जावा फर्स्ट लिखा। ये फर्स्ट आपकी क्लास का नाम है, ये फर्स्ट आपकी क्लास का नाम है। अब एक क्वेश्चन माइंड में बहुत आता है, अगर आपने इस पॉइंट को नोटिस किया होगा कि जो हमारी फाइल का नाम है और क्लास का नाम है वो बिल्कुल सेम है। जो हमारी फाइल का नाम है और क्लास का नाम बिल्कुल सेम है, दैट इज फर्स्ट डॉट जावा, और क्लास का नाम फर्स्ट है। अगर मैं ये चीज़ चेंज कर देती हूँ तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है क्या? लेट्स सपोज मैं इसको फर्स्ट से चेंज करके सैम्पल लिख देती हूँ। ठीक है, आपने इसको सैम्पल लिखा। अब आप यहाँ पे कुछ और भी चेंज कर दो, हेलो वेलकम टू, ओके, मैंने एक ये स्टेटमेंट लिख दिया। क्विकली रन करते हैं। देखो जावा सी, क्योंकि मेरी फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट जावा, मैं लिखूंगी तो लेट्स सी कोई एरर आती है क्या? अभी तक हम कर रहे थे क्लास का नाम, मैं लिख रही थी जावा फर्स्ट, FIRST में लिखती हूँ, तो क्या आया? अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को और आप इस कोड को कंपेयर करोगे तो दे आर टोटली डिफरेंट, राइट? ये आपको आपका प्रीवियस आउटपुट ही दिखा रहा है। तो अगर मुझे करंट आउटपुट देखना है तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूंगी जावा
और मेरी क्लास का नाम, और मेरी क्लास का नाम क्या है, सैम्पल। कैन यू सी? तो जब हम बोलते हैं कि ये एक बहुत जनरल कंसेप्ट में आपको बोला जाता है कि क्लास का नाम और फाइल का नाम आप सेम रखो, बट देर इज नो बाउंडेशन इन दैट, आप चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कोई फाइल को कंपाइल करते हैं, जब हम जावा सी उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो उसकी क्लास फाइल बन जाती है। वो क्लास फाइल जो आपका क्लास का नाम होता है उसी नाम से बनती है। तो जैसे हमारे फर्स्ट प्रोग्राम में फर्स्ट डॉट जावा थी और क्लास का नाम भी फर्स्ट था, इसलिए आपकी क्लास का नाम फर्स्ट बना। लेकिन अभी जब हमने क्लास का नाम चेंज किया है, तो आपकी फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट जावा, लेकिन आपकी क्लास का नाम क्या है, सैम्पल है। तो आप किसको कॉल कर रहे हो, क्लास का नाम लिखोगे, यानी आप सैम्पल लिखोगे और आपका कोड रन होगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि हमने क्लास लिखा है, तो इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है, जब हम बोलते हैं, आप कहीं बहुत से जगह देखेंगे, आप कई बार बुक्स में भी देखेंगे, तो आपको एक फाउंडेशन दिया जाता है कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए, बट दैट्स नॉट दी बेसिक रीजन बिहाइंड दैट। वो इसलिए बोलते हैं कि हमको ईजीनेस रहती है, उसको रन करते तो हमें याद रहता है। बट द पॉइंट ओवर हियर इज, जो जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो उसकी क्लास फाइल बनती है, और वो क्लास फाइल और आपके प्रोग्राम के अंदर जो क्लास है वो सेम होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप अपना फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखें, क्योंकि याद रखने में आसानी रहती है। अदरवाइज इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। आप क्लास का नाम अलग दो, फाइल का नाम अलग दो, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब आप जावा और क्लास का नाम से कॉल करोगे, आप फाइल नेम से कॉल नहीं करते हो। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड। यही सारे रीज़न है जब हम मेन फंक्शन को हमने स्टैटिक वॉइड मेन भी डिक्लेयर किया है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक है, बिना ऑब्जेक्ट के आपको कॉल करना है, क्लास के नाम से आपको कॉल करना है। तो जब आप यहाँ क्लास का नाम लिखते हैं तो ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल होता है और आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमको क्लास का नाम लिखना होता है। सो यस, एक बार इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या है ये फंक्शनैलिटी। हम जब प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि जावा एक ऐसा प्रोग्राम है, या जावा एक ऐसी लैंग्वेज है रादर, जो आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यानी आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे रन करके आप उसको कहीं पे भी, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रन करके आप उसको कहीं पे भी भेज सकते। तो हम जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा के अंदर, वो आज देखेंगे, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, जो एक ऐसा रन टाइम इंजन है जो हमारे जावा एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प आउट करता है। जो हमारा मेन मेथड होता है वो ही, जो हमारा जावा कोड के अंदर जो हमारा मेन मेथड होता है JVM, उसी को ही कॉल करता है। तो जब हम बात कर रहे थे ना कि स्टैटिक क्यों होता है, क्लास का नाम, फंक्शन का नाम, फाइल का नाम, तो हियर कम्स द मेन रीजन। जो JVM होता है वो किसको कॉल कर रहा है, वो मेन वाले मेथड को कॉल कर रहा है। ये आपका JRE का पार्ट है, दैट इज जावा रन टाइम। जब मैं जावा एप्लीकेशंस की बात करती हूँ, आपने यहाँ पे बहुत जगह सुना होगा कि इट इज राइट वंस रन एनीवेयर एप्लीकेशन। तो ये राइट वंस रन एनीवेयर एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी प्रोग्राम है या कुछ भी है, वो आप किसी एक कोड पे डेवलप कर लेते हो, किसी एक प्लेटफॉर्म पे डेवलप करते हो, कोई भी सिस्टम पे डेवलप करते हो, और आप उसको किसी दूसरे सिस्टम पे रन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जावा इनेबल्ड होनी चाहिए है। कोई भी एडजस्टमेंट करने की आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब हम बात करते हैं कि जब जावा फाइल को हम कंपाइल करते हैं तो उसकी क्लास फाइल बनती है, जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। It contains the same class name which is present in your Java file. Remember this thing, जब भी आप अपने फाइल को कंपाइल करेंगे तो जो उसकी क्लास फाइल बनेगी उसका नाम और आपकी क्लास जिसके अंदर मेन मेथड है वो सेम होगा। That means what I am trying to say is, अगर आपकी क्लास है A, ठीक है, ये आपकी फाइल है, ठीक है, a.java समझ लो, या आपकी जो भी फाइल है आप इसको फाइल समझ लो। लेट्स सपोज मैं इसको फाइल समझ लेती हूँ मेरी जावा। तो जब आप इसको कंपाइल करोगे तो इसकी क्लास फाइल बनेगी, और ये जो क्लास फाइल होगी इसका क्या नाम होगा, इसका नाम जिस क्लास में आपका मेन मेथड है वो नाम होगा। यानी आपके प्रोग्राम के अंदर हो सकता है 5 क्लास हो, लेट्स सपोज C1 क्लास है, C2 क्लास है, C3 क्लास है इसी के अंदर, और ये जो C3 क्लास है इसके अंदर आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। तो आपकी जो क्लास फाइल बनेगी वो किस नाम से बनेगी, ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये आपको बहुत याद रखना है। आप इस कंसेप्ट को ओमिट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ये कंसेप्ट आपके लिए एक एक्सेसिबिलिटी रहेगा, आपको याद रखने में हेल्प आउट करेगा, क्योंकि कई बार आप इंटरव्यू क्वेश्चंस में जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि क्यों आपकी फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखा जाता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि भाई आपको याद नहीं रहता। हम फाइल का नाम तो हम फिर याद रखते हैं, हम क्लास का नाम भूल जाते हैं,
इसलिए हम दोनों को सेम रखते हैं। तो यहाँ पे मेन रीज़न यही रहता है कि जो आपकी क्लास फाइल बनती है उसका नाम और जो आपकी क्लास जिसमें मेन मेथड है वो सेम होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू विल बी स्टडिंग। तो यही एक उसका यूनिक फीचर होता है। नाउ दिस क्लास फाइल विल गो इनटू वेरियस स्टेप्स व्हेन जब हम इसको रन करते हैं, एंड दिस एंटायर स्टेप्स इज द वन विच डिस्क्राइब्स द जेवीएम। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे जेवीएम का, तो इसके अंदर क्लास लोडर होती है, जेवीएम की मेमोरी होती है जिसके अंदर मेथड एरिया होता है, हीप होता है, उसके स्टैक्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, कुछ नेटिव मेथड्स होते हैं, एग्जीक्यूशन इंजन होता है, नेटिव मेथड इंटरफेस, एन नंबर ऑफ थिंग्स है। ये आपका पूरा जावा का आर्किटेक्चर हम बोल सकते हैं, जेवीएम का आर्किटेक्चर है। बट येस, हमें इतना कुछ इसमें नहीं करना है। जो बेसिक थिंग्स है हमें वो याद रखनी है कि जो हमारा क्लास लोडर सब सिस्टम होता है उसके पास 3 एक्टिविटीज होती है जो उसको परफॉर्म करनी है। एक होता है लोड करना, एक होता है लिंक करना और एक होता है इनिशियलाइज करना। तो लोड का मतलब क्या होता है, जो आपकी डॉट क्लास फाइल को रीड करेगा ये उसके लिए होता है और उसका बाइनरी डेटा जो भी जनरेट करना है वो उसको करना। जो लिंकिंग होता है उसका जो काम होता है उसको वेरीफाई करना, उसको प्रिपेयर करना और उसको रिजॉल्व करना। तो ये एक दूसरा काम होता है। और इनिशियलाइज करना, जो भी आपके स्टैटिक वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू जो भी डिफाइन करनी है, कोई स्टैटिक ब्लॉक है, कोई टॉप टू बॉटम कुछ भी है तो वो उसको इनिशियलाइज करना। टॉप टू बॉटम अप्रोच में जाएगा, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड जो हायरार्की मेंटेन होगी वो। बट देन अगेन दिस वी विल बी लर्निंग जब हम क्लास इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो जब हम इसकी हायरार्की पढ़ेंगे और क्लास की हायरार्कीज पढ़ते हैं, चाइल्ड क्लास पढ़ते हैं, पेरेंट क्लास करते हैं, वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं। बट येस, एक इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न हमने ये टॉपिक आज लिया है, क्योंकि जेवीएम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है जेवीएम क्या है। तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक सिंपल सा काम है कि ये वही एक पार्ट है जो आपके मेन फंक्शन को कॉल करता है। एक बेसिक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी होगी, जो आपकी क्लास फाइल बनती है और जिस क्लास के अंदर आपका मेन मेथड है ये दोनों सेम होते हैं। तो जब भी आप कोई फाइल कंपाइल करोगे जावा की, तो उसके अंदर आपकी हो सकता है बहुत सारी क्लासेस हो, 10 क्लासेस हो, 20 क्लास हो, लेकिन एक क्लास ऐसी होगी जिसके अंदर आपका मेन मेथड है। तो उस क्लास का नाम और आपकी फाइल का जब आप कंपाइल करोगे और उसकी क्लास फाइल बनेगी तो वो दोनों हमेशा सेम होता है। तो दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ पार्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नहीं स्किप करेंगे। रेस्ट ऑल तो हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सीख जाएंगे, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू प्रोग्राम द थिंग्स गेट बेटर व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, राइट। तो वो चीज़ आप समझेंगे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। फिर द प्रोग्रामिंग पार्ट, तो हम नेक्स्ट क्लास से सारे हमारा बेसिक्स है जावा की वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, कैसे कुछ प्रोग्राम बनाने हैं, कुछ कीवर्ड्स बनाने हैं, कोई वेरिएबल्स बनाने हैं, प्लस उनके साथ हम कैसे लूप कर सकते हैं, अरेज यूज़ कर सकते हैं, क्लास के अंदर हम कैसे ये सब काम करेंगे और इस क्लास का कैसे सिग्निफिकेंस होगा। दीज ऑल टॉपिक्स, लिटिल टॉपिक्स हम कमिंग लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि जो हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे आज वो होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर बेसिकली द रिजर्व वर्ड्स। जब भी हम किसी रिजर्व वर्ड की बात करते हैं तो रिजर्व वर्ड मीन्स कि वो पहले से ही एक मीनिंग के साथ आपके सिस्टम पे स्टोर है और आप उसको यूज नहीं कर सकते, एंड इनका मीनिंग भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हम कीवर्ड्स की लिस्टिंग की बात करते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ कीवर्ड्स और आप सारों को याद नहीं रख सकते। बट येस, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ मिलेंगे और धीरे धीरे आपको सब पता भी चल जाएंगे कि अच्छा ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है। तो कुछ कीवर्ड्स एज अ नेम सजेस्ट करते हैं, जैसे हमारा पब्लिक हो गया, हमारे पास क्लास हो गया, हमारे पास मेन हो गया, हमारे पास इंट हो गया, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो गया, हमारे पास इफ हो गया, हमारे पास वाइल हो गया, हमारे पास फॉर हो गया, हमारे पास कैर हो जाएगा, हमारे पास बुलियन हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे आपके पास कीवर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इन सबको आपको यूज़ नहीं करना होता है एंड यूजिंग देम विल डेफिनेटली इज रिस्ट्रिक्टेड। तो ये आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे एल्स भी हो गया, इफ भी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका फाइनल हो जाएगा, दिस हो जाएगा, सुपर हो जाएगा। आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ देम। आप सारे रट नहीं सकते, आपको उनको याद नहीं, आई मीन यू डोंट हैव टू मग अप ऑल देम। बट हाँ, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके साथ साथ आप उन वर्ड्स को भी इजीली समझ पाएंगे। तो ये आपके सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जब हम कीवर्ड्स पढ़ते हैं तो उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब ये आइडेंटिफायर क्या चीज़ है? तो जब भी आप आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं तो एज अ नेम सजेस्ट दे आर बेसिकली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन किसका? आप कुछ भी बनाते हैं, आप क्लास बनाते हैं, आप एक वेरिएबल बनाते हैं, तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको आप क्या नाम देंगे, तो वो सारा आइडेंटिफायर्स कहलाता है। आई हैव अ नेम, तो दैट इज माई आइडेंटिफिकेशन। आपका एक नाम है तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन है, तो वो नाम जो कहलाता है वो आपका आइडेंटिफायर हो जाएगा। आप क्लास बनाते हो तो क्लास का आपने एक नाम दिया था, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया तो आपने क्लास को नाम दिया फर्स्ट, आपने क्लास को नाम दिया सैम्पल, जो भी आपने नाम दिया, तो वो सैम्पल जो वर्ड हो जाएगा वो आपका आइडेंटिफायर कहलाएगा। आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल का आप कुछ नाम दोगे, तो वो वेरिएबल भी आपका एक जो नाम आप असाइन करोगे वो आपका आइडेंटिफायर बन जाएगा। लेकिन जब हम आइडेंटिफायर्स को पढ़ते हैं तो इसके साथ कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल रूल्स है। एक तो बहुत ओनली अलाउड कैरेक्टर्स जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो आपके A to Z जाएंगे स्मॉल कैपिटल बोथ, न्यूमेरिक वैल्यूज 0 to 9। आप डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बना देते हैं ABC@, तो ये आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं कहलाता है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज कर लिया है @। ऑल्सो आप अपने आइडेंटिफायर को 1 2 3 या 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू से आप किसी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं करेंगे। केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर टोटली डिफरेंट। कोई भी लिमिट नहीं है ऑन द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर, बट लेकिन आप एक ऑप्टिमम लेंथ यूज करेंगे क्योंकि लिखना पड़ता है आपको। डेफिनेटली आप उसको प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े आइडेंटिफायर्स के नाम लेंगे। हम एक ऑप्टिमम लेंथ को यूज करेंगे। 4 to 15 एक मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ती भी नहीं है। और जो रिजर्व वर्ड होते हैं आप उनको नहीं यूज कर सकते। आप कहते हैं मैं while equals to 20 असाइन करूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि while एक रिजर्व वर्ड है, एक की वर्ड है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज समथिंग, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट टाइप होता है जो हम यूज करते हैं, अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ वेरिएबल्स यूज करूंगी। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। कॉन्स्टेंट क्या होंगे? जो फिक्स रहेंगे, उनकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब इनके क्या टाइप्स होते हैं? दैट मीन्स अगर मैं x इक्वल्स टू 5 स्टोर करती हूँ तो वो मेरा x किस टाइप का है? क्योंकि उसने वैल्यू इंटीजर स्टोर की तो हम बोलते हैं वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अगर आप उसको 10.5 स्टोर करते हो तो आप कहते हो कि नहीं, ये तो डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे, ये फ्रैक्शनल नंबर्स कहलाएंगे इन टर्म्स ऑफ मैथ। लेकिन हम मैथ की बात यहाँ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे डेटा टाइप्स की। तो जो जनरल डेटा टाइप्स होते हैं, जो आपके डेटा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, यानी आपका डेटा किस टाइप का है, वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, उसका क्या टाइप कहलाता है, उसको हम डेटा टाइप से रेफर करते हैं। तो हमारे डेटा टाइप्स जो होते हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जो हमारा पहला ग्रुप होता है वो कहलाता है प्रिमिटिव, और जो हमारा सेकंड ग्रुप होता है वो कहलाता है नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव एज द नेम सजेस्ट, देखो कोई भी चीज जब हम प्रिमिटिव के नाम से बोलते हैं तो प्रिमिटिव मतलब क्या होता है कि थोड़ा फिक्स है, मतलब पुराना होगा, शायद बेसिक टाइप में होगा। तो यस, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो आपके बेसिक होते हैं, जो इनिशियल्स वाले होते हैं। जैसे आपका बाइट हो गया, फिर आपका इंटीजर हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बुलियन हो जाएगा, कैर हो जाएगा। तो ये जो बाइट हो गया ये शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब स्मॉल इंटीजर, देन इंटीजर आपका नॉर्मल इंटीजर हो जाएंगे, लॉन्ग आपका लॉन्ग इंटीजर हो जाएगा, फ्लोट जो आपके डेसिमल वैल्यूज दैट इज फ्रैक्शनल वैल्यूज वो आपके फ्लोट में आ जाएगी, डबल उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बूलियन जो आपकी बूल वैल्यू स्टोर करते हैं, कैरेक्टर आपके सिंगल कैरेक्टर्स वैल्यू हो जाती है। तो ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। दूसरे जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए हम इनको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। यानी स्ट्रिंग्स हो गया, अरेज हो गया, क्लासेस हो गई। तो स्ट्रिंग्स क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ग्रुप टुगेदर, तो आप उसको स्ट्रिंग बोल दोगे। अरेज क्या है? नंबर ऑफ लाइक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, इंटीजर वैल्यू हो सकता है, ग्रुप ऑफ फ्लोट वैल्यूज हो सकता है, ग्रुप ऑफ डबल वैल्यूज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। So that means it is a combination, a different combinations of your primitive data types. So non-primitive data types generally आपके primitive से कुछ parts से form होंगे, primitive आपके basic data types में आते हैं। अगर हम इन डेटा टाइप्स और इनकी साइज और इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे तो एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। बाइट जो होगा वो 1 बाइट की वैल्यू स्टोर करेगा और उसकी जो रेंज होगी वो -128 to 127 होगी। शॉर्ट 2 बाइट्स को स्टोर करेगा, अगेन 32768, -32768 to 32767। इंटीजर 4 बाइट्स, long 8 bytes, float again 4 bytes, double 8 bytes, then bool 1 and your character is 2 bytes। तो ये आपके बेसिक डेटा टाइप्स होंगे और इनकी साइजेस दे रखी। हम जनरली जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम इंटीजर बाइट को यूज करते हैं, और आप जब फ्रैक्शनल वैल्यूज को यूज करना चाहेंगे तब आप फ्लोट को ले सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो आप डबल भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं।
डेटा टाइप्स होने के बाद हम लोग एक बेसिक टाइप पे आते हैं कि आप इनको डेटा टाइप्स को यूज कैसे करेंगे और हम इनको कहाँ यूज करेंगे। तो आपकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग होगी वो यहीं पे यूज होगी। आपको कोई दो नंबर्स को ऐड करना है तो वो दो नंबर्स किस टाइप के हैं, वो इंटीजर टाइप के हैं, वो फ्लोट टाइप के हैं, वो कैरेक्टर टाइप के हैं। आपको ये वेरिएबल, आपको ये चीज प्रोग्राम को बतानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली x इक्वल्स टू 10 नहीं लिख सकते, आपको कंपाइलर को बोलना पड़ेगा कि इंटीजर x इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स आप कंपाइलर को बता रहे हो कि हमारा एक वेरिएबल है जिसका है नाम है x, उसका जो डेटा टाइप है इंटीजर, और वो कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है, वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, इसलिए आपने उसके आगे इंटीजर x लिखा। कैसे होता है ये सब, कैसे बनेगा, अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर अब हम ये सारे सीखेंगे। ये एक बेसिक सिनेरियो आपके लिए होता है कि आप समझ जाएं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि x, तो x आपके माइंड में आता है कि हाँ ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, इसका डेटा टाइप है इंटीजर, और ये x जो है ये उसका आइडेंटिफायर है, यानी ये उसका नाम है। आप क्लास बनाते हो सैम्पल, तो सैम्पल आपका आइडेंटिफायर हो जाएगा। क्लास का नाम क्या है, सैम्पल, दैट बिकम्स द आइडेंटिफायर। आप बनाते हो फ्लोट x इक्वल्स टू 10.5, तो क्या हो जाएगा, फ्लोट क्या है, वो आपका एक डेटा टाइप है। किसका डेटा टाइप है, x का डेटा टाइप है। वो कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है, 10.5 वैल्यू स्टोर कर रहा है, दैट इज अ फ्लोट वैल्यू और अ डेसिमल और अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये एक जनरल कंसेप्ट होता है, ये एक जनरल क्राइटेरिया होता है इन चीजों को समझने का। बिफोर हम ये चीज प्रोसेस पढ़ें कि क्या हमारे डेटा टाइप को हम किसी एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हम डेटा टाइप्स कैसे लिखते हैं और उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आई विल बी सिंपली मूविंग टू माई सबलाइम टेक्स्ट। ओके, ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है जो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं और ये आप लोग समझ भी चुके हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है। मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आती हूँ। हमने बोला था कि डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं, इंटीजर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, फ्लोट होते हैं, बुलियन होते हैं, आपके पास डबल भी होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है। तो मैं यहाँ पे बेसिक से चलूंगी, इंटीजर और फ्लोट से। मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर x इक्वल्स टू 10, ठीक है, और system डॉट आउट डॉट println में मैं लिखती हूँ the value of x is, okay, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ system डॉट आउट डॉट println, ओके, और मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख लेती हूँ x। ऐसे सी क्या इस प्रोग्राम से क्या होता है, हमारी फाइल का नाम क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी फाइल का नाम है first डॉट जावा, ओके, वैल्यू ऑफ x इज 10। अब एक काम करते हैं, इस x को मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ 10.8, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और एक बार इसको वापस रन करके देखते हैं। कैन यू सी देयर इज समथिंग, एरर इज बीन थ्रोन, पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू एन इंटीजर वैल्यू। ये क्या हुआ, हमने तो बोला था कि यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू असाइन किए, आपने कंपाइलर को बोला कि x मेरा एक इंटीजर वैल्यू है। अब आपने उसको एक वैल्यू जो असाइन की है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, वो एक फ्लोट वैल्यू है, तो इसने आपको ये एरर दे दी। मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ, मैं लिख लेती हूँ, हम फ्लोट नहीं लिखते हैं, हम डबल लिखते हैं। मैं इसको यहाँ पे डबल चेंज कर देती हूँ, मैं इसको चेंज करती हूँ, ओके, सी ना। अब हमारी जो वैल्यू थी वो एज इट इज रही, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ कि एक आपका वेरिएबल था, उसके अंदर आपने इंटीजर वैल्यू, आपने उसको असाइन किया इंटीजर, और उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जब आपने देखा तो उसने नहीं ली, और जब आपने उसका डेटा टाइप चेंज किया तो उसने ले ली। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। सी, आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। मे बी एन इंटीजर, अगर आप डबल यूज कर रहे हो तो आप डबल भी यूज करेंगे, आप फ्लोट वैल्यू भी यूज करेंगे। बट क्या होता है ना कि ये वैल्यूज इंटरचेंजेबल नहीं होती है। अगर इन बिटवीन द प्रोग्राम ऐसा कहीं पे आपके स्टेप आ जाता है जिसके अंदर ऐसा कुछ कन्वर्जन हो जाता है, तो ये एक आपके एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट इज समथिंग दैट द डेटा इज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। यानी आपने एक डेटा टाइप बनाया है, आपने एक डेटा बनाया और आप उसको दूसरे डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने इंटीजर बनाया, आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग, जो कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर। और ये कन्वर्जन दोनों वे में हो सकता है, यानी मैन्युअली भी हो सकता है और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। सो जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा वो कंपाइलर खुद करेगा, और जो मैनुअल कन्वर्जन होगा वो हम करेंगे। ऑटोमेटिक कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक डबल वैल्यू, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू असाइन करती हूँ x, और अब आप लिख रहे हो डबल y इक्वल्स टू डबल y इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। मैं system डॉट आउट डॉट println यही वापस एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ, x की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं y,
और यहाँ पे भी हम कर देते हैं कंट्रोल एस, SC। तो देखो यहाँ पे आपकी इंटीजर वैल्यू को उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन। किसने कन्वर्ट किया है? ये आपके कंपाइलर ने खुद ने किया है, आपने इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अगर मैं इसको रिवर्स करती, यानी यहाँ पे तो आप ले लेते XX, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हो इंटीजर। लेट्स जस्ट सी, कैन यू सी इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर। क्यों होता है ये? देखो, जब भी कंपाइलर आपका इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कन्वर्जन्स को इनिशिएट करेगा, ये हमेशा कोशिश करेगा कि जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका डेटा टाइप है, वो हमेशा छोटे से बड़े में कन्वर्ट हो, यानी दैट इज वाइडनिंग टाइप। ये वाला बाइट से शॉर्ट में कन्वर्ट हुआ है, शॉर्ट से इंटीजर में हुआ है, इंटीजर से लॉन्ग में, लॉन्ग से फ्लोट में, और फ्लोट से डबल में हुआ है। लेकिन जब हम नैरोइंग टाइप ऑफ कन्वर्जन करते हैं तो वो कम मैनुअली होता है, वो जो यूजर करता है। तो जो आपका वाइडनिंग टाइप जो कंपाइलर करता है, जनरली वही करता है। इट इज अ लोअर डेटा टाइप इनटू अ हायर वन विच इज कॉल्ड एज वाइडनिंग टाइप। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दैट इज विच इज इनिशिएट बाय द कंपाइलर। क्योंकि वो कंपाइलर खुद करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अगर यही कन्वर्जन यूजर करता है तो उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये ऑटोमेटिकली होता है और ये सेफ होता है क्योंकि इसमें कोई भी लॉस ऑफ डेटा नहीं होता है। लेकिन आप इस प्रोग्राम को चाहते हो कि नहीं, मेरा तो डेटा यहाँ पे ऐसे ही आए, यानी जो मेरा डबल वाला डेटा है वो जाए इंटीजर के अंदर। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो उस चीज को अगर आपको अकम्प्लिश करना है तो यहाँ पे आपको खुद को मैनुअली ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब इसको मैनुअली कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हो 10.78, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा है इंटीजर y इक्वल्स टू x, तो डेफिनेटली ये आपके एरर जनरेट करेगा क्योंकि x आपका डबल है और जो y है वो इंटीजर है। तो मैं चाहती हूँ कि ये एरर ना जनरेट करे, तो आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटीजर। तो ये क्या करेगा? x की इंटीजर वैल्यू को ले लेगा और y में असाइन कर देगा। लेट्स जस्ट सी, क्या हमारे अब कोई एरर आती है क्या? क्योंकि हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में तो हम देख रहे थे तो एरर आ रही थी, तो अब आपके कोई भी एरर नहीं आ रही है। बट यह एक प्रॉब्लम हुई है, दैट इज लॉस ऑफ डेटा। यानी जब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगा, यानी जब यूजर इनिशिएट करेगा, तो हो सकता है उस केस में आपका कोई ना कोई डेटा लॉस होगा, क्योंकि आप किसी ऑब्वियसली जब कंपाइलर कर रहा है, यानी जो आपका ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है, जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है, वो हमेशा छोटे से बड़ा होता है, तो वहाँ पे कभी भी एरर जनरेट नहीं आती। मोस्टली एरर कब आती? जब आपका बड़े से छोटे में कन्वर्जन हो रहा है, तभी एरर जनरेट होती है। और उस एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं। कैसे करते हैं? आप जो भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उसको एज इट इज वेरिएबल के सामने लिखेंगे इन दी ब्रैकेट। तो x की जैसे वैल्यू है, जो भी उसकी फ्लोट वैल्यू थी, उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके y में असाइन कर दी। सो दिस इज द प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, दैट इज लॉस ऑफ डेटा। अब अभी के लिए तो ठीक है, लॉस ऑफ डेटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जब आप आई हैंड प्रोग्रामिंग करते हो, बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे, हाई हैंड पे जाएंगे, जहाँ आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो वहाँ पे फ्रैक्शंस भी अगर लूज होते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ डेटा या फ्रैक्शंस ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू भी अगर लूज होती है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिफाई करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपका, दैट इज टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग होती है, वाइडनिंग और नैरोइंग। वाइडनिंग का मतलब एज द नेम सजेस्ट, आप उसको बड़ा कर रहे हो, आप उसको उसकी डेटा साइज जो है आप उसको बड़ी कर रहे हो, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर जा रहे हो। और ये इम्प्लिसिट होता है, कंपाइलर खुद करेगा। लेकिन वाइडनिंग क्या होता है? आप उसको हायर से लोअर में लेके आ रहे हो, यानी आप उसको नैरो कर रहे हो। ऑब्वियसली आपके पास कोई बड़ा सा डेटा और आप उसको कम कर रहे हो, तो आप उसको नैरो कर रहे हो, आप उसको छोटा कर रहे हो। तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है और इट इज डन मैनुअली बाय द यूजर और द प्रोग्रामर। और अगर आप ये कंपाइलर में नहीं करते हो, आप ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन नहीं करते हो, तो डेफिनेटली इट विल थ्रो एन एरर, जो कि हम ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम के अंदर देख चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपका टाइप कास्टिंग में। डेटा टाइप्स को कैसे और कैसे आप उसको यूटिलाइज करते रहेंगे, वो आप कमिंग प्रोग्रामिंग्स में धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाते जाएंगे, आप समझते जाएंगे कि कौन सा डेटा टाइप और कैसे आप उसको यूज कर रहे हैं। अगर आप ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो ये डेफिनेटली आप कोई ना कोई सिंबल्स यूज करते हैं।
इन सिंबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो डेफिनेटली कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। वो टास्क कुछ भी हो सकता है, वो एडिशन भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। देयर आर n नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स विच आर अवेलेबल। ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, यानी अगर मैं बोल रही हूँ 2 + 5 तो प्लस यहाँ पे आपका ऑपरेटर बन जाएगा और 2 और 5 आपके ऑपरेंड्स बन जाते हैं। जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। एक ब्रॉड कैटेगराइजेशंस की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो आपके बेसिक जो आपके कैटेगराइजेशन होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं। एक तो अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक एज अ नेम सजेस्ट आप सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे एक बेसिक पे चलूंगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। इंटीजर x = 10, इंटीजर y = 20 एंड इंटीजर z, तो z = x + y, z = x माइनस, सॉरी पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, system.out.println। आप z को लिखेंगे, फिर आप वापस लिख रहे हैं z = x - y और वापस system.out.println Ctrl+S। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्लस में 10, 20 + 10 + 20 30 और 20 10 - 20 इज अगेन 10, तो -10। तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नो, ये एक बहुत बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। सिमिलर केस में आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी एक ऑपरेटर देख सकते हैं विच इज गिवन विद द हेल्प ऑफ एन एस्टेरिस्क सिंबल, और एक आप सिंबल दे सकते हैं डिवीजन का। ठीक है, लेट्स जस्ट प्रिंट देम। एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो आपको जैसे हम डिवीजन यूज करते हो, डिवीजन में आपको क्वेश्चन मिलता है, तो जो रिमाइंडर या मॉड ऑपरेटर होता है उससे आपको रिमाइंडर मिलता है। जैसे अगर आपके पास कोई वैल्यू है 5 और आप उसको डिवाइड करते हो 2 से, तो इट विल बी गिवन, ये आपका मॉड का सिंबल रहेगा, दैट इज अ परसेंटेज साइन। दिस इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलस और अ रिमाइंडर ऑपरेटर। क्यों कहते हैं, इसको डिवीजन के साथ कंपेयर कर रही हूँ, एक बार देखना। सी, जब डिवीजन के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो वो आपको क्वेश्चन देता है। क्यों 5 / 2, 2 × 2 = 4, तो आपका क्वेश्चन क्या बचता है 2, लेकिन आपका रिमाइंडर क्या बचता है 1। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे लिखेंगे 5, आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 × 2 = 4 और रिमाइंडर आपका क्या बचा 1। तो ये तो आपका क्वोशंट हो जाएगा। ये आपको किस ऑपरेटर से मिलेगा, इस ऑपरेटर से मिलेगा, और ये जो है ये आपका रिमाइंडर होता है जो आपको मॉड ऑपरेटर से मिलेगा। यही चीज आपने यहाँ पे भी देखी। क्लियर। सिमिलर ऑपरेटर्स है आपके पास, दिस इज यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस, यानी ये सिर्फ एक ऑपरेटर लेते हैं। कैसे, आप यहाँ पे लिख दीजिए x++, ठीक है, और फिर आप system.out.println x कीजिए। देखिए x++ 5 था, उसकी वैल्यू 6 हो गई। तो दिस इज बेसिकली यूनरी ऑपरेटर होते हैं, ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेते हैं और प्लस प्लस आपके एडिशन, यानी एक वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को +1 से या +1 से इंक्रीज कर देते हैं, और सिमिलरली माइनस उसको डिक्रीज कर देते हैं। देन यू हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपने यहाँ पे देखे हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कुछ करते हैं, x = x + 10 एंड system.out.println, और यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए x, रन कीजिए। ओके, I made a mistake, I have to write system s, so it is giving you the correct answer, that is 6 + 10 = this। अब इस ऑपरेटर को x = x + 10 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, +=। तो इनको हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ये क्या होगा, अगर आपके पास x = x + 10 है तो ये पूरे इस पर्टिकुलर चीज को आप कैसे लिख सकते हो, +=10। तो ये जो पूरा टास्क है वो इन दो में कंबाइंड हो जाता है। दीज आर कॉल्ड एज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सिमिलरली अगर आपको x = x × 10 करना है तब आप * यूज कर सकते हैं, एंड देन द थिंग्स गो ऑन। कंपैरिजन = ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू,
ये जनरली आपके लॉजिकल ऑपरेशंस या रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में काम आते हैं। जब भी आपको कोई कंपैरिजन करना है, कोई कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी, तो ये वहाँ पे यूज़ आते हैं। ये हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगर आपको कोई कंडीशंस मैच करनी है, जैसे किसी दो पर्टिकुलर कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तब आप एंड का यूज़ करोगे। एज द नेम सजेस्ट, एंड मीन्स बोथ। These two parallel symbols are for और का मतलब क्या होता है? ईदर ऑफ, यानी अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हम नेक्स्ट पे, मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ये जो एक्सक्लेमेशन का सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है कि उल्टा, इफ दिस इज नॉट देन ये हम जनरली जब हमारी प्रोग्रामिंग करेंगे, कंडीशनल और लूपिंग और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, वहां पे ये सबसे ज्यादा काम में आते हैं। सिमिलर आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, एक्सॉर और के, ये सब हम प्रोग्रामिंग के साथ में पढ़ेंगे। अभी हम जो बेसिक प्रोग्रामिंग पे या बेसिक हमारे ऑपरेटर्स पे ध्यान देते हैं वो होता है अर्थमेटिक और असाइनमेंट, क्योंकि ये आप बहुत कॉमनली यूज करोगे। अर्थमेटिक और असाइनमेंट में भी सबसे ज़्यादा जो आपको कंफ्यूज करता है वो आपका होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो आपका रिमाइंडर देगा। रेस्ट सारे ऑपरेटर्स आप अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, आपने मैथ में काफ़ी सारे यूज़ किए हैं और कर भी रहे होंगे। तो दैट इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ योर ऑपरेटर्स। लेकिन जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, इनकी प्रेसिडेंस का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप जब छोटे थे तब आपको आपके टीचर्स ने बॉडमास रूल समझाया था। क्यों समझाते हैं बॉडमास रूल? कि जब आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स है, तो उस केस में आपके बॉडमास रूल अप्लाई होता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस के कुछ रूल होते हैं। तो यानी अगर आपके पास इस टेबल में आप देखोगे तो जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, इनकी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। प्रीफिक्स की उसके बाद में होती है, देन मल्टीप्लिकेशन एडिटिव की होती है, फिर आपके शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे, फिर इक्वालिटी ऑपरेटर्स होंगे, बिटवाइज एंड, और देन अगेन दे आर इंक्लूडेड लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, देन आपके पास होता है टर्नरी ऑपरेटर, और फिर होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स और हम ये कमिंग लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये आपके प्रेसिडेंस होती है। इस प्रेसिडेंस में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, इट फ्लोज इन दिस मैनर, ठीक है। यानी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस आपकी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। दैट मीन्स इसकी सबसे लोएस्ट है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो यू कैन रीड इट इन वॉट एवर मैनर, आपको जिस मैनर में ये समझ में आता है आपको वो समझना होगा, क्योंकि हायर इन द रेंज, जो हायर होगा सबसे लिस्ट में, उसकी प्रेसिडेंस हायर होगी। तो डेफिनेटली बिटवाइज से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की ज़्यादा होती। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस वाइल प्रोग्रामिंग। जब आप इन प्रोग्राम को करेंगे तब आप इनको समझेंगे। हम ये प्रोग्रामिंग एक्चुअली थोड़ी बहुत स्टार्ट कर चुके हैं, अब हम इनको बेसिक प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करेंगे, लूप्स के साथ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो कमिंग लेक्चर्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर अप होंगे। So please stay tuned and see you in the next lecture. Till then, please keep learning. Thank you, everybody.